हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं श्रीमती ज्योत्सना मालवी, शासकीय हाई स्कूल हुड़ा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश से। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 उसके अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस वर्ष यानी वर्ष 2021-22 के सत्र में इस अध्याय से केवल 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश इस वर्ष के पेपर में किया जाना है। हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले इस अध्याय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस अध्याय को समझाने के लिए हमें बेल्जियम और श्रीलंका 2 देशों का उदाहरण दिया गया है। सर्वप्रथम हम बेल्जियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बेसिक जानकारी कि बेल्जियम किस महाद्वीप में है, बेल्जियम कैसा देश है, कहाँ पर है, वहाँ पर कौन कौन सी भाषा के लोग रहते हैं और उसकी राजधानी क्या है। तो देखिए, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो कि हमारे भारत के हरियाणा राज्य से भी बहुत छोटा है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है, ब्रुसेल्स है ना। और बेल्जियम में ना आप इस नक्शे में देख रहे हैं, एक पीला रंग दिखाया गया है और नीचे की साइड लाल रंग दिखाया गया है और बीच में एक छोटा सा हल्दी कलर से एक सर्कल, छोटा सा एक पॉइंट दिखाया गया है। वो इस बेल्जियम की राजधानी है और इसके पूर्व की दिशा की तरफ छोटी सी एक लाइनिंग करके कुछ हिस्सा दिखाया गया है, मतलब कि वो एक और अलग समुदाय है। अब आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इन्होंने कलर के हिसाब से बताया। देखिए, सबसे पहले हल्दी कलर में ब्रुसेल्स यानी ये राजधानी क्षेत्र, उसके बाद में लाल कलर में वेलोन यानी फ्रेंच भाषी क्षेत्र, मतलब कि जो लाल कलर जितना दिखाया गया है ना, इस पूरे एरिया के लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद येलो कलर दिखाया है यानी फ्लेमिश डच भाषा, यानी जो पीले रंग का एरिया दिखाया गया है वहाँ के सारे लोग डच भाषा बोलते थे। और जो जिगजैग यानी जो लाइनिंग वाला हिस्सा किनारी पे दिखाया गया है थोड़ा सा, वो जर्मन भाषा का क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर रहने वाले लोग जर्मन भाषा बोलते थे। अब इसे हम थोड़ा सा प्रतिशत के मान से समझें तो हम जान पाएंगे कि जो ब्रुसेल्स की राजधानी है, जो ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है ना, वहाँ पर कुल जितनी आबादी थी तो उसकी आबादी में से 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% लोग डच भाषा बोलते थे। लेकिन वहीं अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करते हैं तो पूरे बेल्जियम में येलो कलर यानी जो पीला रंग दिखाई दे रहा है वो 59% है। तो 59% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। ठीक है, और जो लाल कलर में हमको नीचे की साइड दिखाया गया है, वो लाल कलर में जितने भी एरिया में जो लोग रहते थे, जो समुदाय रहते थे, वो 40% हिस्सा है और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। ये वेलोन क्षेत्र है और फ्रेंच भाषा बोलते थे। और पास में जो लाइनिंग वाला एरिया दिखाया गया है वो 1% लोग हैं वहाँ पर और वो जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक है, अब वहाँ की सरकार अब बजाय श्रीलंका के जब हमने इसका अध्ययन किया तो बेल्जियम में ना संघात्मक शासन था, मतलब कि वहाँ पर डच, फ्रेंच, जर्मन सभी भाषा और सभी समुदाय के लोगों को राजनीति में, मतलब कि वहाँ के शासन में भागीदारी करने का बराबर अधिकार दिया गया था। सभी के आरक्षण प्राप्त था और सभी लोग वहाँ के शासन में हिस्सेदारी करते थे, यानी कि सभी को अपना अपना आरक्षण प्राप्त था। इस कारण से वहाँ पर बहुत ही शांति और सुचारू रूप से शासन का संचालन हो रहा था। ठीक, अब हम इसके आगे देखते हैं कि श्रीलंका में भी आप देखिए इस नक्शे में
कि आपको येलो कलर दिख रहा है, फिर थोड़ा डार्क मैरून कलर दिख रहा है सेंटर पॉइंट में, और किनारे किनारे पर कहीं पर ऑरेंज कलर दिख रहा है, मतलब हल्का लाल कलर दिख रहा है। तो जो येलो कलर के लोग हैं ना, येलो कलर जो दिखा है, और येलो कलर के अंदर छोटे छोटे बबल बने हुए हैं, यानी वो एक और कोई समुदाय के लोग हैं जो बीच बीच में दूर दूर इलाकों में बसे हुए हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि श्रीलंका भी जब दूसरी कंपनियों का उपनिवेश था यानी गुलाम था, और वो हमारे आज़ाद होने 1947 में हम भारत वाले आज़ाद हुए और 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। और वहाँ पर ना उसने आज़ाद होने के बाद वहाँ पर के लोगों में, मतलब श्रीलंका में जिस समुदाय के लोग जो सबसे ज़्यादा थे, उन लोगों ने अपनी बहुसंख्यकवाद के कारण, मतलब उनकी संख्या, जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा थी उस समुदाय के लोगों ने वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मतलब कि वहाँ के शासन की बागडोर ज़्यादा संख्या वाले एक ही समुदाय के लोगों में थी। ऐसा मतलब कि वहाँ पर कि एकात्मक शासन था। कैसा शासन था? एकात्मक शासन था। बेल्जियम में कैसा शासन था? संघात्मक शासन था। मतलब कि बेल्जियम में जितनी भी भाषा के समुदाय के लोग रहते थे ना, सभी लोग बराबरी से हिस्सेदारी करते थे। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, सबसे पहले हम देखें कि श्रीलंका में किस किस भाषाई समुदाय के लोग थे। तो श्रीलंका में ना, ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पीले रंग का जो हिस्सा है वो सिंहली समुदाय के लोग थे। कौन से समुदाय के लोग थे? सिंहली। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था सिंहली समुदाय का, है ना। उसके बाद में आपको जो हल्का लाल रंग का एरिया दिख रहा है किनारे किनारे पर, वो थे श्रीलंकाई तमिल। तमिल थे, लेकिन वो श्रीलंका के मूल तमिल थे। ठीक है, मतलब कि वो यहाँ पर जो रह रहे हैं ना किनारे किनारे हिस्से पर। और जो बीच में थोड़ा सा डार्क गहरा लाल रंग दिख रहा है एक थप्पे के रूप में, वो थे भारतवंशी तमिल। यानी कि हमारे दक्षिणी मतलब हमारे दक्षिणी छोर पर जो तमिलनाडु है, वहाँ से जो तमिल उपनिवेशवाद में जब हमारे देश से यूरोपीय महाशक्तियाँ उन जो भारतीयों को मजदूरों के रूप में श्रीलंका, अफ्रीका और इन अलग अलग देशों में ले गई थी, और जो लोग वहीं रह गए, वहीं बस गए, वो लोग हैं ये, है ना। तो हमारे देश से भी गुलाम बना करके लोगों को दूसरे देशों में ले जाया जाता था जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय जो लोग काम करने के लिए या एक गुलाम के रूप में काम करने के लिए दूसरे देशों में भेजे गए थे और वहीं पर बस गए, तो हमारे भारत से भी जो लोग श्रीलंका गए थे वो लोग वहीं बस गए, वो थे भारतवंशी तमिल। ठीक है, तो ये जो डार्क कलर का एक थप्पा दिख रहा है, ये भारतवंशी तमिल। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब श्रीलंकाई तमिल से थोड़े ही कम थे, लेकिन थे तो सही। और उसके बाद आपको बीच में जो गोल गोल बबल दिख रहे हैं, वो वहाँ के एरिया में जो लोग रह रहे थे वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि जो सिंहली समुदाय के लोग थे ना, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस समुदाय के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब ये एक ही समुदाय के लोग थे, है ना। तो ये बहुसंख्यकवाद की मान्यता के आधार पर इन लोगों ने श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, और सिंहली समुदाय के लोगों ने ही वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मतलब और जितने बाकी जो थे ना, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल और मुस्लिम, सबको दूर, मतलब उनको किसी प्रकार का न कोई आरक्षण दिया और न ही कोई अधिकार दिए। उनकी किसी भी प्रकार की भावनाओं का, उनके भले के बारे में कोई सोच विचार नहीं किया गया। जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए वो केवल सिंहली समुदाय के लोगों के लिए ही बनाए गए। तो अब वहाँ की स्थिति तो बहुत ही खतरनाक हो गई। अब केवल सिंहली समुदाय के लोगों को सारे अधिकार दे दिए, तो बाकी समुदाय के लोग क्या करेंगे, है ना। वो लोग तो गुस्सा होंगे ही।
तो दूसरे समुदाय के लोगों को बहुत गुस्सा आया और इसी कारण से एक समय में श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। बाकी जो श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल और मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने सत्ता के खिलाफ विद्रोह और प्रदर्शन किए और गृह युद्ध के कारण श्रीलंका में अशांति छाई हुई थी और वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, मतलब कि अगर हम बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करें तो बेल्जियम की स्थिति बहुत अच्छी थी, वहाँ का शासन अच्छा था, संघात्मक शासन, और श्रीलंका में एक ही समुदाय के लोगों का शासन था, मतलब एकात्मक शासन, जो कि अच्छा नहीं माना गया था, जनता के हित में नहीं था, क्योंकि उसमें संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आइए अब हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर गौर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक वाक्य वाले उत्तरों को पढ़ें जो कि हमें सही जोड़ी के रूप में पूछे जा सकते हैं, खाली स्थान के रूप में पूछे जा सकते हैं, एक वाक्य के या एक शब्द के रूप में पूछे जा सकते हैं, सत्य असत्य के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो हम इस अध्याय से पूछे जाने वाले इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखें, जैसा कि हमने अभी पता कर ही लिया था कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। सॉरी, यहाँ पर 2 बार टाइप हो गया है, ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स, आप इसे एक ही बार पढ़ेंगे, ब्रुसेल्स। ठीक है, फिर सत्ता की साझेदारी का कार्य क्या है ना, तो सत्ता की साझेदारी का कार्य है संघर्ष की भावना को कम करना, यानी कि जो शासन है अगर उसमें सभी लोगों की साझेदारी होगी तो किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं होगा, यानी कि झगड़ा, संघर्ष की भावना कम हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है हमारा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा था, तो श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहली समुदाय था। अगला, श्रीलंका में तमिल भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना था, तो श्रीलंका में तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत था 18%। ठीक है, फिर श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो ये था 1956 में एक कानून बनाया गया था जिसके आधार पर तमिलों को दरकिनार कर दिया था और सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, बेल्जियम किस महाद्वीप में है, तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका एक किस प्रकार का देश है भौगोलिक दृष्टि से, तो श्रीलंका द्वीपीय देश है क्योंकि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, इसे ना खालिस्तान में भी पूछ सकते हैं, सत्य असत्य में भी पूछ सकते हैं। सत्य असत्य में कैसे पूछेंगे, पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है ना, ऐसा पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, तो अगर आप सही या गलत कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बेल्जियम में किस प्रकार का शासन है, तो हमने अभी समझने का प्रयास किया कि बेल्जियम में संघात्मक शासन है और श्रीलंका में एकात्मक शासन है। ठीक है, श्रीलंका में किस समुदाय के मध्य संघर्ष हुआ था, तो श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के मध्य में संघर्ष हुआ था। श्रीलंका में किस प्रकार का शासन है, श्रीलंका में एकात्मक शासन है। श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोग किस धर्म के अनुयायी थे, तो श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो आप इन प्रश्नों को समझ करके चाहें तो कॉपी में भी नोट करें या फिर वीडियो को बार बार देख करके आप इन्हें याद करने की कोशिश करें। अब आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रश्न के बारे में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर समझ पाने या उत्तर देने में बहुत ही परेशान से लगे मुझे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों का पहले उनका सामना नहीं हुआ था। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि सूची 1 सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको सूची 1 में जो 1 2 3 4 दिया है ना, उसको सूची 2
क ख ग घ से मिलान करना है और जो जोड़ी सही जोड़ी बन रही है वो आपको यहाँ से क सा रे गामा, आपको कूट क्या दिया हुआ है, सारे गामा। तो सारे गामा में से आपको अपने कूट का उत्तर पता करना है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों हमें यहाँ पर सा रे गा और मा ये 4 कूट दिए हैं। आपको इन चारों में से कोई एक आपका उत्तर बनेगा। जैसे कि यहाँ नीचे जोड़ियाँ इन्होंने पहले से बना के दे दी है। आप जैसे सा वाली लाइन में देखिए कि पहले का घ, दूसरे का क, तीसरे का ख, चौथे का ग। अब सबसे पहले आपको अपनी सही जोड़ी बना लेना है। ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट आपका दिया है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ख, अधिकारों का वितरण। तो सबसे पहले आप पहले का ख ये लिख करके रख लीजिए। दूसरा दिया है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। इसका उत्तर है घ, संघीय सरकार। ठीक है। तो आप दूसरे का घ लिख करके रख लीजिए। तीसरा दिया है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इसका उत्तर है क, इसका मतलब है सामुदायिक सरकार। तो तीसरे का क आप लिख करके रख लीजिए। और चौथा दिया है, 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इसका उत्तर है ग, यानी गठबंधन सरकार। तो अब आपकी जो जोड़ी बनी है वो है पहले का ख, दूसरे का घ और तीसरे का क और चौथे का ग। अब आपको सारे गामा में आपके जो जोड़ी बनी है ना उसका मिलान करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके गा वाली लाइन में है ना, सा रे और गा वाली लाइन में आपके कूट का मिलान हो रहा है। पहले का ख, दूसरे का घ, तीसरे का क और चौथे का ग। इस प्रकार से आपका उत्तर हुआ गा। ठीक है। आपको गा वाले पे निशान लगाना है और गा या फिर गा वाली लाइन आपको आपकी सही जोड़ी की लाइन लिखना रहेगी। आपका उत्तर आपको कूट में गा लिखना रहेगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को हल करना समझ चुके होंगे। अब आप इसका बार बार अभ्यास करें और प्रयास करें कि आप इस प्रकार के सवालों का सही उत्तर दे पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आपने इस अध्याय को समझा। इसी प्रकार से हम अगले अध्याय को भी और बेहतर समझेंगे और बहुत ही जल्दी अगला वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।